हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओके, पहला टॉपिक फैराडेज एक्सपेरिमेंट होगा, फिर हम हेनरीज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा फैराडेज लॉ होगा, फिर लेंज लॉ होगा और मोशनल ईएमएफ। ये सारे टॉपिक हम आज करने वाले हैं। कल वाले लेक्चर में या लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दो टॉपिक हमने कल बहुत अच्छे से डिफाइन किए थे और जो कुछ पिछले चैप्टर्स हैं उनका छोटा सा एक रिवीजन भी किया था, शॉर्ट रिवीजन किया था हमने कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखो, जब स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे उनको ये लग रहा था या उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लगातार, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये मिला, उनको ये रिजल्ट मिला कि जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से प्रोड्यूस किया जा रहा था, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो फैराडेज ने किया था। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल कंसिडर की, this is a coil, okay, and this coil is connected with a galvanometer G, okay, and one bar magnet is placed near this coil. This is north pole and this one is south pole. Okay, in this case this is stationary or this is in rest condition. Okay, so when this bar magnet is in rest condition, so there is no effect of this bar magnet on this coil or you can say in this galvanometer. Ultimately हमें galvanometer चेक करना है। ठीक है, there is no effect of this bar magnet on this galvanometer deflection. galvanometer का डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, ये एकदम अपने सेंटर में इसका नीडल। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर पे होने का मीनिंग ये है कि जीरो रीडिंग पर है। जीरो रीडिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है ना, कब, जब ये रेस्ट में है। तो हमारे पास फर्स्ट इसके बाद जो रेस्ट में है, लेकिन आपको एक बात का पता होना चाहिए, जब बार मैग्नेट अगर नजदीक है तो बार मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से लगातार यहां से फ्लो होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यहां से निकलेंगी। ठीक है, और भी होगी लेकिन इसके बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है हमें इससे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, ये जो रेस्ट में था बार मैग्नेट, इस बार ये बार मैग्नेट मूविंग कंडीशन में आ गया। Okay, and this coil is again connected with a galvanometer. Okay, जी। और इस बार आपने क्या किया, इस नॉर्थ पोल को, दिस नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, ये इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे ये इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो यहां पर इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिला। इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, हम यहाँ पर इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। ओके, तो इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो ये है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अब क्या होंगी, यहाँ से जैसे ये इसके नजदीक आ रहा है तो इसके थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी। आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्योंकि कल हमने देखा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने कल डिस्कस किया था। जब ये हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या है, जैसे इसके नजदीक जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी और जैसे इंक्रीज होगी यहाँ से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद ये आपके पास क्या है, हम थर्ड केस ले रहे हैं इसी एक्सपेरिमेंट का, इसी कोयल का, ठीक है। एंड नाउ दिस बार मैग्नेट इज, नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस coil, and now if you want to consider its deflection, then this deflection will be opposite to the deflection of second case. Okay, ये फर्स्ट केस है नो डिफ्लेक्शन, ये सेकंड केस है इस डिफ्लेक्शन का, ये थर्ड केस है, ठीक है, ये थर्ड केस आ गया। अब इसके बाद हम फोर्थ केस देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पर अब नेक्स्ट केस में क्या आएगा, अब यहां पर ये अवे मूव कर रहा है ना, तो ये बार मैग्नेट से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर में होने वाला डिफ्लेक्शन है इसके कंपैरिजन में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना ये है अभी हमारे पास ये क्या आ गया, इस तरफ हम साउथ पोल कंसिडर कर रहे हैं। एंड नाउ दिस साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, ओके। टुवर्ड दिस कॉइल, दिस साउथ पोल इज मूविंग, एंड नाउ दिस डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। Okay. This deflection is just like a deflection of third case. Okay. ये तीसरे केस जो है आपका, थर्ड जो केस है इसी के जैसा है। अब इसके जैसा क्यों है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो बिहेवियर है ना ये हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है एक दूसरे के, ओके। तो साउथ पोल का नजदीक आना, साउथ पोल का टुवर्ड्स मूव करना और नॉर्थ पोल का अवे मूव करना, दूर की तरफ मूव करना, दोनों क्या सिमिलर थिंग है, ठीक है। तो साउथ पोल इसके नजदीक आ रहा है और नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो दोनों में क्या है, सिमिलर डिफ्लेक्शन है, सेम डिफ्लेक्शन है। ये आपका फोर्थ केस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही हम यहां पर इसका फिफ्थ केस कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर ये फिर से ये कॉइल है हमारे पास, और इस कॉइल में ये आपके पास क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गई, और अब साउथ पोल इज मूविंग, दिस साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल, ओके। और जो साउथ पोल, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है ना, वो ये डायरेक्शन नहीं होगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सुधार के रखना, ठीक है ना। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अब इसमें देखो, इसके बाद ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो अब क्या हो रहा है, इसमें इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है इस कॉइल के थ्रू। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण, यहां पर फ्लक्स चेंज होने के कारण, जो यहां पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा इस टाइप से, ठीक है। कौन से टाइप से, सेकंड केस की तरह। तो आप यहां पे देख सकते हो कि नॉर्थ पोल जो नजदीक आ रहा है, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मूव कर रहा है, वो सिमिलर है किसके, मूविंग अवे मोशन, फार और मोशन ऑफ साउथ पोल। तो साउथ पोल से दूर जाना या नॉर्थ पोल का नजदीक आना, दोनों क्या है, सिमिलर थिंग है, सेम चीज है। तो ये आपका क्या है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे केस में एक चीज कॉमन रहेगी कि यहां पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में उसी कंडीशन में आएगा जब ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है, बार मैग्नेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है तभी। जैसे यहां पर बार मैग्नेट क्या रेस्ट में है, तो रेस्ट में चाहिए कितना ही नजदीक रेस्ट में हो, अगर आप इसको, इस बार मैग्नेट को यहां पर भी अगर आप रख देते हो तो भी कोई, इस कंडीशन में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा अगर ये रेस्ट में है तो, ठीक है। चाहे आपने दूर रख दिया, चाहे नजदीक रख दिया, चाहे, लेकिन यहां पर ये मोशन में है इन चारों केसेस में, और जब ये मोशन में होगा ना तो यहां पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो अपने आप ही फिर एक रिजल्ट निकाला लोगों ने। रिजल्ट क्या निकाला कि यस देयर इज समथिंग, देयर इज ए
some phenomena is there in which magnetic flux is changing with respect to time। जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्योंकि ये तो इसके पहले हमने स्टेब्लिश कर लिया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बार मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। फिर यही एक्सपेरिमेंट हेनरी ने दोहराया। हेनरी ने लेकिन एक चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। हेनरी ने क्या किया, हेनरीज एक्सपेरिमेंट, हेनरी ने एक इसमें चेंज ये कर दिया कि जो बार मैग्नेट है इसके जगह इसने कोयल ही कंसिडर कर ली, ओके। जिसके ऊपर इफेक्ट का हो रहा है वो भी कोयल है, और जो इफेक्ट कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। और यहां पर क्या था, जो जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना वो तो है कोयल, और जो इफेक्ट कर रहा है, जो चेंज कर रहा है वो कौन है, वो बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हेनरीज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आगे देखते हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो देखो यहां पे तो देखो हेनरीज एक्सपेरिमेंट को मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। ये देखो हेनरीज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यहां पर आपने एक कोयल कंसिडर कर ली, ठीक है। इस कोयल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको दिखाई देने में ये क्या रहे, थोड़ा ठीक रहे, ठीक है। ये मैंने एक कोयल बना ली, ठीक है। हो सकता है आपकी नोटबुक में जिसमें आप असाइनमेंट कर रहे हो वहां पर ये डायग्राम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाओ, वो इसलिए कि वो एक लाइव क्लास में करा हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो और अच्छे समझ में आता है। यहां पर मैं इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और इसके पास ही मैंने एक दूसरी कोयल कनेक्ट कर दी या यहां पर रख दी है जो इससे अलग है एक बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ये स्विच टैपिंग की है, ठीक है। ये क्या है, टैपिंग की। आप टैपिंग की भी लगा सकते हो और आप इस टाइप की भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये भी की लगा सकते हो, ये की लगा दी मैंने, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है, ये बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, ओके। तो यहां पर देखना क्या है, जब ये की ओपन है तो यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जब यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, जीरो है, नो डिफ्लेक्शन। आप यहां पे लिख दिया नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस की को टैप किया, यहां पर इस की को हमने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, और इस की को प्रेस करने से क्या चेंज हुआ, यहां पे देखना, जैसे ही प्रेस किया यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, और प्रेस की को प्रेस करने पर एक मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में मिला। और मोमेंटरीली जो डिफ्लेक्शन है वो हो सकता है इस डायरेक्शन में मिला हो, ठीक है, मोमेंटरीली, ओके। बहुत एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए डिफ्लेक्शन मिल गया। तो यहां पे देखना क्या हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि यहां से जब करंट फ्लो हो रही है, जब करंट स्टार्ट हो रही है तो इनिशियली क्या था, करंट जीरो थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, ठीक है, जीरो। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो से स्टार्ट करके इंक्रीज कर रहा है मैक्सिमम तक, ओके। तो यहां पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बनना स्टार्ट हो गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये एक कॉइल है तो कॉइल तो क्या एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी, एक कॉइल की तरह बिहेव करेगा ये, तो कॉइल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से, जीरो से लेकर हायर वैल्यू तक इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल्स इंक्रीजेस, देन देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। लेकिन once
दिस करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब इसकी करंट एक मैक्सिमम पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके बाद ये करंट यहां पर सैचुरेट होगी। कारण क्या है, रीजन ये है कि कोई भी बैटरी है, आपने की टैप की लगा दी, वहां पे की ऑन किया, तो की ऑन करते ही वो करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होना स्टार्ट होगी। कहां से, मैक्सिमम, जीरो से लेकर मैक्सिमम तक वैल्यू जाएगी, लेकिन मैक्सिमम के बाद कांस्टेंट, और जैसे ही कांस्टेंट हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अब भी, लेकिन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो नाउ। जो मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएशन, वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन जीरो हो गया। तो फिर से ये मिला, फिर से ये नोटिस किया गया कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है अब फिर से क्या हो गया, जीरो। की अभी भी लगी हुई है, क्या हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ये किया, इस की को वापस हटा दिया। पहले क्या था, पहले ही कंडीशन है की इज ऑफ, नाउ की ऑन हो गई। कब, एक बार ये डिफ्लेक्शन आया, इस कंडीशन में भी क्या है, ऑन ही है, चेंज नहीं हो रहा ना, ये जीरो है, ठीक है। ऑफ से ऑन कन्वर्ट हुआ, यहां पे डिफ्लेक्शन है, ऑन से ऑन ही रहा, नो डिफ्लेक्शन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, आपने इस की को फिर से ऑफ कर दिया, की को निकाल लिया आपने, यहां से स्विच को ऑफ कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर से अब यहां पर एक डिफ्लेक्शन मिला, और इस बार ये डिफ्लेक्शन क्या आ गया, ऑपोजिट आ गया, ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन। ओके, इसके कंपैरिजन में ये डिफ्लेक्शन क्या आ गया, ऑपोजिट आ गया। और जैसे ही ये ऑपोजिट आ गया, जैसे ही ऑपोजिट आ रहा है, तो आपने क्या डिफाइन कर दिया इसको, यस देयर इज अगेन समथिंग विच इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या हुआ, अब दूसरे केस में क्या हुआ, जो करंट सैचुरेट हो चुकी थी, ये करंट अब मैक्सिमम से जीरो की तरफ इंक्रीज होगी। अब ये वापस कितने पर आ गई, जीरो पर आ गई। और जब ये करंट जीरो पर आ गई यहां पर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, मैक्सिमम से जीरो पर आया, और मैक्सिमम से जीरो पर आया तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही यहां चेंज हुआ, तो इसके अंदर क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन इसके पहले वाले के कंपैरिजन में ऑपोजिट रहेगा, मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन रहेगा। अब ये लगातार अगर ऑफ ही है तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मींस कंडीशन क्या हुई, इन दोनों को एनालॉजीज को आप एक साथ देख लो, ऑफ नो डिफ्लेक्शन, ऑन डिफ्लेक्शन, ऑन से ऑन में ही है, नो डिफ्लेक्शन, फिर ऑन से ऑफ हुआ तो डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में ऑपोजिट हुआ, फिर ऑफ से ऑफ में रहा, मतलब लगातार ऑफ अगर रहेगा तो भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ये कंडीशन किसका है, हेनरीज एक्सपेरिमेंट की ये कंडीशन है, और हेनरीज एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अब इस हेनरीज एक्सपेरिमेंट को और फैराडेज एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हमें एक चीज तो पता चल गई, क्या, एक चीज तो आप भी अब कह सकते हो कि मैं यहां पे जो फ्लो होने वाली करंट है ये उसी कंडीशन में फ्लो होगी जब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ओके, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसका रिजल्ट आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, ठीक है। 100% केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रीजन क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज और इट डिक्रीजेज देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ था, हेनरीज एक्सपेरिमेंट है ये, इसके पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट था। तो इन सबको देखते हुए फैराडे ने दो लॉज दिए थे, टू लॉज ऑफ फैराडे। ओके, तो हमारा अब इसके अगला जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, ये कैसे होंगे, तो अभी जो दो एक्सपेरिमेंट देखे थे आपने, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फैराडेज एक्सपेरिमेंट, सेकंड था हेनरीज एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे दो अलग अलग लॉज निकाल सकते हैं, जिनमें से पहला लॉ तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड व्हेन
magnetic flux is changing with respect to time. When magnetic flux changes with respect to time, electric current is induced. Okay, electric current is induced when magnetic flux changes with respect to time. Okay, और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो आप इसके लिए लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. Okay, magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, ये आपका सेकंड लॉ है. इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपका फर्स्ट लॉ है. तो इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म होगा इस सेकंड लॉ का, इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी. रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी क्वांटिटी का आप टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में आप उसका फाइंड आउट कर लो डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी मैग्नेट रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है ना, तो ये आपके पास दो इसके फैराडेज के लॉ हो गए. थर्ड लॉ एक और दिया हुआ है, वो फैराडेज का नहीं है, वो है लेंज लॉ. लेंज लॉ, ये एक साइंटिस्ट था लेंज नाम का. ठीक है ना, इसने लॉ दिया था ये कि यहां पर कॉज तो इसने बता दिया फैराडे ने, क्या कि भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगी, ये इसने बता दिया. और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड है, ये भी इसने बता दिया फैराडे ने, क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी, ये इसने बता दिया. अब इसकी डायरेक्शन का पंगा रह गया कि डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करें, किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की. ओके, तो ये जो कंडीशन है ना, ये किसने दी थी? ये लेंज लॉ ने बता दी थी. लेंज ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू लेंज, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट कैन oppose the cause by which it is produced. Okay, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस टाइप से होगी जैसे कि ये अपने उन्हीं कॉजेज को अपोज करेगी, उन्हीं रीजंस को अपोज करेगी जिसके वजह से ये खुद इंड्यूस्ड हुई है, जिसकी वजह से ये खुद पैदा हुई है. ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम. ठीक है, see so that direction of induced EMF is opposite to causes. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एक बार एकदम बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, बाकी जो है ना आपके जो नोट्स है उनके अंदर मिल जाएगा. नोट्स प्रॉपर बनाने बहुत जरूरी है. ठीक है ना, जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे उतना ही आपको ये समझने में भी आसानी रहेगी. ठीक है, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो. पहले आप लेक्चर देख लो, उसके बाद आप नोट्स बना लो. ठीक है, या फिर आप पहले नोट्स बना सकते हो. आपको लग रहा है कि भाई 2 पेज 3 पेज 4 पेज में एक दिन में लिख सकता हूं, पहले आपने नोट्स लिख लिए, फिर आपके उसके बाद क्या किया, आपने ये लेक्चर देख लिए. दोनों में से कोई भी काम, लेकिन मॉर्निंग टाइम में आप सबसे पहले
जब भी आप डेली जो आपका रूटीन है उससे फ्री हो जाते हो, सबसे पहले आप वीडियोस देखो तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जैसे आपके तीनों सब्जेक्ट के वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप इसके उस दिन के नोट्स रेडी कर लो, ठीक है ना। ये सबसे सही मेथड है, सबसे बेटर मेथड है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट, जिससे कि आपको समझ में भी आता रहेगा, ये लर्न भी होता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द कॉजेज। कैसे देखना, इसको स्टैंडर्ड वे में अलग तरीके से बता देते हैं कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देते हैं, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर पहले आपको एक सिंपल सा मेथड देंगे कि आपको ये मान के चलना वो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो कुछ नहीं आता तो कैसे करोगे, पहले वो मेथड देखते हैं, बाद में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो ये एक आपके पास कॉइल है, ठीक है, और इसमें ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। कॉइल आपको इस तरीके से दिख सकती है, ठीक है, ऐसे। अब यहां पर आपको ये चेक करना है करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इसके तरफ मूव करेगा तो ही तो करंट इंड्यूस्ड होगी। करंट इंड्यूस्ड होने पर इसकी डायरेक्शन क्या है ये देखना है। तो देखना ये भी आपके यहां से और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। कैसे आएगा ये देखो, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है तो यहां पर करंट इंड्यूस्ड हो रही है। इस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इसके कॉज को अपोज करें। और इसका कारण क्या है, करंट इंड्यूस्ड होने का कारण क्या है, इस नॉर्थ पोल का मोशन है। नॉर्थ पोल इसकी तरफ मूव कर रहा है इसलिए करंट इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ इंड्यूस करना है, इसकी तरफ मूव कर रहा है तो करंट इंड्यूस्ड हो रही है। तो ये करंट इसकी मोशन को ही अपोज करेगी। किसकी मोशन को, इस नॉर्थ पोल की मोशन को अपोज करेगी। और जो नॉर्थ पोल की मोशन को अपोज करेगा कौन, ये जो नॉर्थ पोल की मोशन को अपोज करेगी ये करंट, तो यहां पर कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा, नॉर्थ पोल ही करेगा। तो यहां पर इंड्यूस्ड होने वाली करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल के अलोंग होगी। यानी आप ये कह सकते हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड करंट। ओके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से सुन लो आप अच्छे से कि यहां पर इंड्यूस्ड होने वाली करंट की डायरेक्शन हमेशा इस नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स जो मोशन हो रही है इसको अपोज करेगी। इसको मोशन को अपोज करने के लिए यहां पर भी एक नॉर्थ पोल रखा होना चाहिए, तभी तो रिपेल करेगा, तभी तो अपोज करेगा मोशन को। अब यहां पे नॉर्थ पोल रखा हुआ है यदि, तो इसको ये अपोज करेगा, ठीक है। और इसको जब ये अपोज कर रहा है, ये इसको जब अपोज कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब दोनों नॉर्थ पोल होंगे, अब ये इसकी तरफ नहीं जा सकता, अब ये क्या इसको अपोज करेगा हमेशा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब नॉर्थ पोल दूर की तरफ भाग रहा है, अवे फ्रॉम दिस कॉइल, ओके। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सच दैट एट दिस प्लेस इट विल बी साउथ पोल। और साउथ पोल जब होगा तो ये इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और इसके दूर भागने वाली जो मोशन है इसको अपोज करेगा ये, ठीक है। तो दिस इज साउथ पोल। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। जब साउथ पोल नजदीक की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और अदर क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना, ये कितना हो जाएगा, ये साउथ पोल इसकी तरफ टुवर्ड्स मूव कर रहा है। और जब ये इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो इस कंडीशन में यहां पर फिर से क्या आने वाला है, करंट की डायरेक्शन है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो अपने ही कारण को, अपने ही कॉज को अपोज करेगी। और अपने कॉज को अपोज करेगी, इसका मीनिंग क्या हो गया, यहां पर फिर से साउथ पोल जनरेट होना चाहिए। और साउथ पोल जनरेट होगा तो ये फिर से क्या है, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अब ये साउथ पोल इसको रिपेल करेगा और इसकी टुवर्ड्स जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास
ये साउथ पोल है, ये अवे मूव करेगा, तो यहां पर नॉर्थ पोल होगा फॉर अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपकी चारों जो वैल्यू है इनको आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, जितना अच्छे से इनको देखोगे, जितना अच्छे से ये क्लियर होगा, उतने अच्छे से आपके यहाँ पर बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी हैड कंप्लीटेड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज और है, यहां पर जो एनर्जी आप इसको मूव करवाने के लिए खर्च कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ, आप कुछ भी बोल सकते हो, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, एक एनर्जी, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे क्या हुआ, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये वर्क करता है लॉ, कौन सा, लेंज लॉ। जब लेंज लॉ को और फैराडे सेकंड लॉ को हम कंबाइन कर देंगे तो यहां पर ये लॉ इस तरीके से आएगा, दिस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ओके, तो ये अपना क्या है, फैराडेज लॉ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, आज के लिए हम इतना ही कर पाएंगे। ठीक है।